जोहार बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ और आज हम लोग जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 3 का सेक्शन बी के प्रश्नों को हल करूंगा और आशा करेंगे कि आप सभी इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो 31 से 38 तक है। सेक्शन बी का पहला प्रश्न है 31 नंबर पे, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अवतल लेंस जिसका हम लोग चित्र देखते हैं, अवतल लेंस इस प्रकार है। अब कहते हैं कि इसका फोकस दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब इसका हमको लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि पावर ऑफ जो लेंस होता है यानी पी जो होता है वो फोकस दूरी के कैसा होता है, बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। P बराबर 1/f। हमको फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी अवतल लेंस में, तो यहाँ पे -2 सेंटीमीटर, 1/-2 सेंटीमीटर। जब इसको भाग देंगे, 2 को 1 से भाग देंगे तो आएगा -0.5 डायप्टर। जो D है उसको डायप्टर कहते हैं और यह लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक D होता है, इसलिए -0.5 डायप्टर लेंस की क्षमता हो जाएगी यदि 2 सेंटीमीटर दूरी पर हम अवतल लेंस के सामने फोकस दूरी पर रखेंगे। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भू संपर्क तार का कार्य क्या है। भू संपर्क तार, हम देखते हैं कि हमारा जो विद्युत परिपथ है, घर में जो तार लगाते हैं तो बोर्ड में 3 प्रकार का तार होता है। एक लाल है, एक काला है और एक हरे रंग का होता है। 3 प्रकार का तार जो प्लग में लगाया जाता है। अब यहाँ पे जो लाल तार होता है उसको मेंस कहते हैं, जिससे विद्युत धारा बहती है। एक काले रंग का होता है जिसको कहते हैं उदासीन, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और एक हरे रंग का है जिसको कहते हैं भू संपर्क तार, आर्किन बोला जाता है। तो यहाँ पर भू संपर्क तार का कार्य क्या है। तो भू संपर्क तार में हम देखेंगे, यदि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर बिजली मिस्त्री को या घर में यदि कोई व्यक्ति घर के बिजली उपकरणों में किसी प्रकार का कोई कार्य करता है, उसको बिजली का झटका नहीं लगेगा, बिजली के झटकों से बचाता है। ये पहला उपयोग में है। दूसरा हम देखेंगे कि इसका दूसरा कार्य क्या है, विद्युत धारा के लिए कम प्रतिरोध का चालन पथ बनाता है। जो विद्युत धारा होगा उसका प्रतिरोध को कम करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl तनु चूर्ण पर लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या होता है। लौह चूर्ण लोहा जिसका प्रतीक चिन्ह Fe है। Fe पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे यानी लौह चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक से अभी क्या करेगा, तो यहाँ पे बनाएगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, 2 ही उत्पाद बनेगा। अगला प्रश्न 34 नंबर पर है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह सलाह क्यों दी जाती है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यदि हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो जब जल अम्ल जल से अभिक्रिया करेगा तो अत्यधिक मात्रा में उस ऊर्जा का निष्कासन करता है, उष्मा उत्पादित करता है, और उस उष्मा को जल क्या कर लेता है, यहाँ पे अवशोषित कर लेता है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका कम हो जाए। इसलिए हम लोग तनुकृत अम्ल को जल में मिलाने का कार्य करते हैं, उष्मा को अवशोषित कर ले और दुर्घटना से हमें बचाए।
अगला प्रश्न 35 नंबर, संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? संक्षारण हम जानते हैं कि एक प्रक्रिया है जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे क्षय होने लगता है, यानी वह धीरे धीरे वह उसमें क्षय होगा और जिसके कारण उसका रंग में परिवर्तन होगा। एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जिससे उसका रंग में परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। अब जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लोहा कैसा हो जाता है? जंग लगने पर बिल्कुल लालिमा हो जाएगा या भूरा हो जाता है। चांदी है, चांदी के ऊपर कैसे रंग का परत चढ़ जाएगा? काले रंग का परत। और एक तांबा है, तांबा में कैसे रंग का परत चढ़ जाएगा? हरे रंग का। संक्षारण में आप देखेंगे कि अलग अलग धातुओं में रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो संक्षारण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे वायु की उपस्थिति, जल या नमी की उपस्थिति और अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति। अभिक्रियाशील धातु कहने का तात्पर्य है ऐसा धातु जो वातावरण में किसी भी चीज के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर जाए, उसे अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लोहा है, जो चांदी है, वो तांबा है, वो जल्दी से किसी वातावरण में किसी दूसरे चीज के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ये तीनों ही आवश्यक शर्तें हैं जो संक्षारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए उसमें विभिन्न पोषी स्तरों के नाम लिखें। पोषी स्तर हम देखते हैं कि भोजन के आधार पर जीवों को अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया। भोजन के आधार पर जैसे हम एक पिरामिड बनाए, इसको फिर 3-4 भाग में बांटेंगे, तो जो सबसे नीचे होगा उसमें होता है उत्पादक। उत्पादक को जो खाता है उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसको कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। और जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है उसको कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार हम देखेंगे जो उत्पादक है, उत्पादक में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है घास, घास को जो भी खाएगा, एक शाकाहारी जीव खाता है हिरन, तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं उसको कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। यानी जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी को आहार के रूप में लेते हैं, तो ये है द्वितीय उपभोक्ता। और इसे भी जो खाएंगे वो होगा पक्षी, कोई जो तृतीय उपभोक्ता है वो, यानी जो सर्वाहारी कहते हैं वो शेर को अपने आहार के रूप में इस्तेमाल करेंगे या अन्य चीजों को भी इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन के आधार पर जो घास है वो प्रथम पोषी स्तर, हिरन है द्वितीय पोषी स्तर, शेर है तृतीय पोषी स्तर, और इसके बाद जो सर्वाहारी जो जीव आएंगे वो चतुर्थ पोषी स्तर में आएंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि अलग अलग जो जीव है वो भोजन के आधार पर उनको विभिन्न चरणों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लौह पदार्थ है और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है? एनीमिया नामक बीमारी होगी। एनीमिया कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमारे शरीर में जब रक्त की मात्रा कम हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। यानी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और एनीमिया का हम शिकार हो जाएंगे। दूसरा, हीमोग्लोबिन का परिणाम क्या हो सकता है? कमी के कारण मांसपेशियों की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा।
स्पष्ट है। यदि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा घटेगी और रक्त की मात्रा घटेगी यानी आरबीसी वहां पर कम होगा, और आरबीसी कम होगा तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का वहन करने वाला जो तत्व है रुधिर, वो कम होने की वजह से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई यानी ऑक्सीजन का वहन कम हो जाएगा और हमारे मांसपेशियों में जो भोजन का विखंडन है कोशिकाओं में वो ठीक से नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 38 नंबर। जैव और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या है? प्रत्येक के एक एक उदाहरण दे। जैव और अजैव निम्नीकरण वे पदार्थ जिनका जैविक कारकों सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे घरेलू कचरा, रुई, कपड़ा, साग सब्जी आदि। वे और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वैसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पॉलिथीन, कांच, प्लास्टिक, टायर, ट्यूब। स्पष्ट है कि कचरा दो प्रकार का, यहाँ पर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको दो भागों में हम बांटते हैं, जिनका विघटन हो जाता है, जिनका विघटन नहीं होता है। जो विघटन हो जाता है जैविक यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा उसको जैव निम्नीकरण, और जिनका विघटन नहीं हो पाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा उनको अजैव निम्नीकरण पदार्थ के रूप में लेते हैं। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि सारे प्रश्नों को कैसे बनाए हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। धन्यवाद।